स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम योग हमारा स्वास्थ्य और प्राकृतिक चिकित्सा। इस कार्यक्रम के तहत हम आपको बताते हैं कि कैसे आप योग के माध्यम से और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और एक बेहतर लाइफ जी सकते हैं। आज का विषय है आर्थराइटिस यानी जोड़ों से जुड़ी समस्या के बारे में। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं योगाचार्य डॉक्टर बीके मिश्रा जी का, जो आज के विषय पर सबसे पहले हमें जानकारी देंगे कि कैसे आप योग के द्वारा हड्डियों से जुड़ी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। सभी प्यारे दर्शकों को डॉक्टर बीके मिश्रा योगाचार्य का प्यार भरा हृदय से नमन। मैं आपके सामने उपस्थित हूँ आज एक विशेष रोग के लिए मैं आपके सामने उपस्थित जो हूँ, उसमें आता है आज का दिन आर्थराइटिस का। आर्थराइटिस माने जोड़ों का दर्द, ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं भी जोड़, जहाँ भी जोड़ है शरीर में, उसके दर्द के लिए। और विशेषकर आज का जो देखा गया कि घुटने का दर्द ज़्यादातर है, लोगों को चलने फिरने में दिक्कत होती है, तो उसको फोकस करते हुए मैं कमर से नीचे के भाग की आर्थराइटिस को, जोड़ों के दर्द को विशेष रूप से आपको योग बताऊंगा, योगासन बताऊंगा। चलते हैं योगासन करने। योगासन में जो प्रमुख आसन हैं, मैं वो आपके सामने उपस्थित करता हूँ। पहला आसन है पाँव फैला दें, इस प्रकार बैठ जाएं। पाँव से चलते हैं हम घुटनों तक और फिर कमर तक। तो इस प्रकार पाँव फैला दें। सांस, ध्यान रहे आपका मन, सांस और शरीर की गति तीनों एक ताल लयबद्ध हो, और इसको ध्यान में रख के अगर आप करेंगे तो लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। अगर सिर्फ मूवमेंट करेंगे शरीर का और सांस पे आपकी नज़र नहीं, उतार चढ़ाव पे नज़र नहीं, मन वहाँ नहीं जहाँ दर्द हो रहा है, तो लाभ नहीं मिलेगा। आइए, घुटनों के दर्द ज़्यादातर देखे गए हैं और उसके लिए हम आसन कुछ जानें ताकि ये दर्द से मुक्ति मिले। तो घुटनों के दर्द के लिए आप इस प्रकार बैठ जाएं। सांस लेके अपने ठकना को, इसको तानिए ऊपर की तरफ। सांस ऊपर, तो ऊपर की तरफ तानना है और मन आपका घुटने पे। तो घुटने पे जो दर्द हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, उस पे मन को रखेंगे आप। ये सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए इस प्रकार तानिए आप बाहर की तरफ। सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। ठकना को एक बार फिर देख लीजिए। सांस लेते हुए ऊपर ठकना, सांस छोड़ के नीचे। दूसरा, इस प्रकार कर लें। ये गोलाई में घुमानी है। एक हाथ दाहिना पांव मोड़ लिया, दाहिना पांव का जो ठकना के नीचे का हिस्सा है वो बाएं पांव के ठेहुना के ऊपर रख के और झूलने देंगे। इस प्रकार पकड़ लेंगे। गोलाई में सांस लेते हुए ऊपर की तरफ और फिर ऊपर से नीचे सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए गोलाई बनानी है ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। और इसको 10 बार 20 बार करने चाहिए, जितनी आपकी क्षमता है। उल्टी दिशा में भी सांस लेते हुए गोलाई ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए गोलाई नीचे की तरफ। इस प्रकार सांस के साथ शरीर का मूवमेंट और मन वहाँ रहे जहाँ आपको दर्द या खिंचाव का अनुभव हो रहा है। यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ भी इफ़ेक्ट डालेगा, और ऐसा होता है नस के माध्यम से। तो एक पाँव हो जाए, फिर दूसरे पाँव से आप कर लेंगे। इस प्रकार सांस लेते हुए ऊपर आधी दूरी सर्कल की, सांस छोड़ते हुए आधी सर्कल की नीचे की तरफ। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, विपरीत दिशा में सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। ताल लयबद्ध शरीर की गति, प्राण माने सांस और मन।
अगर ऐसे 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 करते रहेंगे तो सिर्फ शरीर की गति दे रहे हैं, सांस टूट चुकी है और मन कहीं और है। तो आप दोनों को ताल लयबद्ध करते हुए तीनों को लिए लें। इसके बाद आते हैं घुटने पे। इस प्रकार मोड़ लेंगे, सांस लेते हुए खूब ताने अपने तरफ, सांस छोड़ते हुए आगे पूरा सीधा होने दे, घुटने को सीधा होने दे, ज़मीन पे नहीं रखना है। इसको कम से कम 10 बार सांस लेते हुए सांस छोड़ के ज़मीन पे नहीं रखना है। दाहिने पाँव को 10 बार कर लिया तो बाएं पाँव को ज़मीन पे नहीं रखना है, सांस लेके ऊपर की तरफ तानना है, सांस छोड़ते हुए सीधा कर लेना है घुटने से। अब तीसरा आसन, अर्ध तितली आसन। अर्ध तितली आसन के लिए आप इस प्रकार कर लीजिए, सांस लेते हुए यहाँ रखिए हाथ को, सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ के ऊपर से नीचे की तरफ दबाव देंगे। इस प्रकार सांस छोड़ के, और दोनों ही एंड पॉइंट पे रुकना है, सांस भी बाहर और आप एक दबाव दिए रखें। मन आपका एकाग्र रहे जहाँ दर्द और खिंचाव है। सांस लेके यहाँ भी रोकेंगे, सांस छोड़ के दबाव डालेंगे जितना अपनी क्षमता से डाल सकें और बर्दाश्त करने तक। दूसरे पाँव को इस प्रकार कर लेंगे, सांस लेके सांस छोड़ के दबाव डालेंगे जहाँ तक ले जा सके ज़मीन तक, और इसे भी 10 बार, कम से कम 10 बार। और अपना मन, आपका मन सीधा वहाँ जहाँ दर्द और खिंचाव अनुभव कर रहे हैं। इसके बाद आता है पूर्ण तितली आसन। ये इस प्रकार सांस लेके ऊपर, सांस छोड़ के नीचे, झटका मारना है ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। देखिए, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ के झटका मारना है नीचे की तरफ। यूं करते हुए नहीं, ये फिर ये लाभ नहीं मिलेगा। बरसों लोग करते आ रहे हैं और लाभ नहीं मिला है उन्हें। अगर इस प्रकार करेंगे तो लाभ मिलेगा। सांस की गति, शरीर की गति और मन, तीनों को ताल लयबद्ध। एक बार देख लीजिए, इस प्रकार आप करेंगे तो ये हो गया। अब हम पीठ के बल लेट करके करेंगे। पीठ के बल, पहला नंबर, पाँव को उठाना, सीधा उठाइए। सांस लेते हुए दाहिना पाँव को उठाया, इसको सीधा ही रखना है, जहाँ तक सीधा ले जा सकें ऊपर वहाँ तक ले जाइए। सांस को रोक लीजिए और ये अवस्था भी, शरीर की ये अवस्था रोक लीजिए। थोड़ी देर मन को वहाँ एकाग्र कीजिए जहाँ खिंचाव दर्द हो रहा है। सांस छोड़ के ज़मीन पे, एक पाँव के बाद दूसरा पाँव, दाहिना हो गया बाएं पाँव, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए ज़मीन पे। इसे भी 10 बार, इसे भी 10 बार, अधिक भी कर सकते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, ध्यान रहे सांस के साथ शरीर की गति। सांस लेते हुए ऊपर, थोड़ा रुक जाइए, सांस छोड़ते हुए ज़मीन पे। दूसरे पाँव को सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए ज़मीन पे। उत्थान पादासन था ये। अब करेंगे हम चक्रपादासन। चक्रपादासन इस प्रकार, सांस लेते सर्किल बनाएंगे, दाहिने पांव से बड़ी सर्किल बनाएंगे। आधी सर्किल सांस लेते हुए ऊपर रुक जाना है, इसको सीधा ही रखना है। इस प्रकार नहीं करना है, इस प्रकार सर्किल नहीं बनानी है, पाँव मुड़ना नहीं चाहिए घुटने से। फिर देखिए, सांस लेते हुए आधी सर्किल, सांस छोड़ते हुए आधी सर्किल, बड़ी से बड़ी सर्किल बनाएं। ज़मीन पे नहीं रखना, ध्यान रहे इस आसन में ज़मीन पे नहीं रखना। और ये गति
सर्कल बनाने की चालू रहे। सांस लेके आधी सर्कल, सांस छोड़ते हुए आधी सर्कल, और इस प्रकार 10 बार इस डायरेक्शन में। फिर ये पाँव हो जाए तो 10 बार फिर इसी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज कर रहे हैं हम। एक पाँव हो गया क्लॉकवाइज तो दूसरा पाँव सांस की गति के साथ मन आपका जहाँ एकाग्र करें, जहाँ पर दर्द और खिंचाव हो रहा है। ये हो गया, ये क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए 10 बार इसको, 10 बार इसको। एक बार देख लीजिए एंटी क्लॉकवाइज। सांस लेके ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, ज़मीन पे नहीं रखना, ध्यान रहे। इस पाँव को भी उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, आधी सर्कल सांस लेते हुए, आधी सर्कल सांस छोड़ते हुए। तो ये था। अब लेट के तीसरा नंबर साइकिलिंग। साइकिलिंग मैं जो बता रहा हूँ उस प्रकार करें। जनरली लोग साइकिलिंग इस प्रकार करते हैं, इस प्रकार, कोई लाभकारी नहीं है। साइकिलिंग इस प्रकार करें, सांस के साथ और आपका मन एकाग्र हो, तीनों ताल लयबद्ध हो, शरीर की गति, सांस की गति और मन। देखिए 1 2 3 से करूँगा मैं। 1 सांस लेके आने दीजिए, 2 सीधा कीजिए एकदम पूरा, इसको सीधा कर लीजिए। सांस ऊपर ही है, पैर ऊपर है, सांस छोड़ते हुए ज़मीन तक। ये अब लाठी हो गई, अब ये नीचे उतारेंगे और ये गति चालू रहे। सांस लेके, सांस ऊपर, सांस छोड़ते हुए। ये पाँव 10 बार हो जाए, या अपनी क्षमता के अनुसार ही करें, बहुत थकाएं नहीं। और फिर दूसरे पाँव को, बाएं पाँव को सांस लेते हुए 1 2 पूरा सीधा, 3 लाठी की तरह नीचे उतारना है, ज़मीन पे नहीं रखना, ध्यान रहे। सांस लेके ऊपर ही सांस, सांस छोड़ते हुए। तो ये साइकिलिंग थी। इस प्रकार जैसा आप करें। चौथा पवन मुक्तासन, सुप्त पवन मुक्तासन। इसके लिए प्रारंभ की स्थिति, एक दाहिने पाँव को मोड़ लिया, फिंगर्स को इंटरलॉक करके यहाँ रख लिया। अब सांस, पहली गहरी सांस भर लें। इसी अवस्था में सांस छोड़ते जाएं और नाक सटाने की कोशिश करें घुटने से। थोड़ी देर यहाँ रुकें, मन को एकाग्र करें वहाँ जहाँ खिंचाव तनाव नज़र आ रहा है। ये पाँव का हो गया, 10 बार ये हो गया तो 10 बार ये। सांस अभी सांस अब भरनी है ज़मीन पे। सांस छोड़ते हुए उठना है और अपनी तरफ खींचना है पाँव को, यहाँ रुकना है। फिर सांस लेने के लिए ज़मीन पे। और इसके बाद करते हैं हम विपरीत करनी आसन। इस प्रकार आप ये विपरीत करनी आसन है। इसमें सीधा नहीं होते हैं, ये सर्वांगासन हो गया, लेकिन विपरीत करनी आसन करनी है। थोड़ा कमर से नीचे की तरफ आकर के इसे सपोर्ट ले लें। थोड़ी देर यहाँ रहें। जितनी देर आप रह सकें, अधिक से अधिक रहेंगे तो लाभ अधिक होगा। अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ रहें। सांस नॉर्मल मतलब सहजता से सांस लेना और छोड़ना। इसके बाद आप ज़मीन पे आ जाएं, धीरे धीरे सपोर्ट हटाते जाएं और ज़मीन पे आ जाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर BK मिश्रा फिर आपके समस्त उपस्थित होऊंगा अगले एपिसोड में, अगले इतवार को। धन्यवाद सभी को, सभी दर्शकों को। नमस्कार। योग के साथ अगर आप प्राकृतिक चिकित्सा का भी ध्यान रखते हैं तो हड्डियों से जुड़ी समस्या जल्द खत्म हो सकती है। हम स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में BK झा जी का, जो इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। नमस्कार, मैं हूँ ब्रजेश कुमार झा, प्राकृतिक चिकित्सक, न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट, इमरजेंसी पेन मैनेजमेंट एंड 0 वोल्ट थेरेपिस्ट। दोस्तों नमस्कार। आज के इस योग, प्राकृतिक चिकित्सा और आपका स्वास्थ्य के कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है।
जैसा कि आज का विषय रखा गया है आर्थराइटिस, गठिया यानी कि जोड़ों का दर्द। आइए हम जानेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि से गठिया या जोड़ों के दर्द के क्या लक्षण हैं और क्या कारण हैं और फिर इसके निवारण क्या हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा कि जोड़ों का दर्द इसका नाम ही है, तो जोड़ों में दर्द का अनुभव करना ही इस रोग का लक्षण है। यूँ तो हमारे शरीर में 206 जॉइंट्स हैं। सभी जॉइंट्स में अगर दर्द हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से जो हमारा बॉडी का कमज़ोर एरिया, प्रोन एरिया होता है, वहाँ पे ये दर्द सामान्य रूप से प्रभावित करता है। जैसे कि ठेंगुना, घुटने में ये दर्द जल्दी असर करता है, जल्दी इसमें लोग इससे ग्रस्त हो जाते हैं। तो आइए इस रोग के ज़रा लक्षणों पर हम लोग चर्चा करें कि लक्षण क्या हैं। तो पहला लक्षण तो है कि ये दर्द का अनुभव, जोड़ों में दर्द का अनुभव। दूसरा, कुछ फीवर भी रहता है। तीसरा, अनिद्रा की शिकायत हो जाती है, दर्द के कारण नींद नहीं आती। चौथे में थकावट, मन थका थका रहता है, बुझा बुझा रहता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, कमज़ोरी लगने लगता है, शक्तिहीनता लगने लगती है। ये सब लक्षण हैं जोड़ों के दर्द के। आइए जानते हैं कि इसके कारण क्या हैं। दोस्तों, प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि में शरीर को पोषण पहुंचाने में हमारे मुंह का योगदान है। एक ही रास्ता है जिससे कि शरीर को पोषण पहुंचाया जाता है, और वो है हमारा मुंह। मुंह के द्वारा जो भोजन हमारे शरीर में जाता है, पाचन के उपरांत जब इसका शरीर उपयोग कर लेता है तो फिर वेस्ट मटेरियल्स बचते हैं, और शरीर के उपयोग के बाद कुछ जो कचरे का निर्माण होता है वो 3 रूप में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इस कचरे को बाहर निकालने के लिए शरीर में 4 एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, निष्कासन करने के 4 अंग हैं। मलद्वार, मूत्रद्वार, नासिका और चौथा त्वचा। ये 4 अंग हैं जो हमारे भीतर मल का निर्माण होता है उसके निष्कासन में। दोस्तों, हमारे रक्त की जो प्रकृति है वो क्षारधर्मी है, क्षारीयता लिए हुए है, क्षार आधिक्य रक्त का स्वरूप है। साथियों, आइए पहले हम चर्चा करते हैं कि हमारे भोजन में क्या कमियां होती हैं जिसके कारण हम रोगग्रस्त होते हैं। तो चर्चा हम करना चाहेंगे कि हमारे रक्त की जो संरचना है वो क्षारधर्मी है, क्षार बहुलता लिए हुए हमारे रक्त की संरचना है, और रक्त की संरचना को उस रूप में बनाए रखने के लिए हमारा भोजन भी क्षार प्रधान होना चाहिए। लेकिन जो सामान्य तौर पर हम भोजन लेते हैं उसमें बाज़ार में उपलब्ध आजकल पॉलिश्ड चावल होते हैं, आटा, पैक्ड आटा का हम लोग इस्तेमाल करने लगे हैं, जिससे कि चोकर निकाल दिया जाता है और बहुत ही महीन होता है। मीट, मछली, अंडा, तली भुनी चीज़ें, मसाले का प्रयोग अत्यधिक रूप से, तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये अम्लधर्मीय हैं, ये अम्लता पैदा करती हैं। वहीं पर क्षार पैदा करने वाले जो हमारे लिए भोजन तत्व हैं वो हैं फल, सब्जियां, स्प्राउट्स, नट्स, जिनकी मात्रा हमारे भोजन में आधे से भी कम होती है। परिणाम स्वरूप भोजन के कारण अम्लता हमारे भीतर अधिक हो जाती है, और ये अम्लता के कारण रक्त की अम्लता बढ़ जाती है। रक्ताम्लता बढ़ने के कारण ही सभी रोग पैदा होते हैं। जब रक्त में
एसिडिक अवयव अधिक जमा हो जाते हैं तो शरीर इसे बाहर करने के लिए, प्रकृति इसे बाहर करने के लिए कुछ तीव्र रोगों के रूप में हमें अपने अथी में लेती, जद में लेती हैं। तीव्र रोग पैदा होते हैं। वो तीव्र रोग हैं जैसे उल्टी है, दस्त है, बुखार है, सर्दी खांसी है, फोड़ा फुंसी है, ये तीव्र रोग हैं। इन रोगों के ये वास्तव में हमारे शरीर से उस एसिडिटी को बाहर करने के लिए आते हैं, लेकिन हम दवा लेकर के इन रोगों के लक्षणों को रोक देते हैं, दबा देते हैं। और जब हम इन्हें दबा देते हैं तो फिर ये मल हमारे शरीर में रह ही जाते हैं। अब हमारी जीवन रक्षा के लिए प्रकृति इन मलों को शरीर के उन भागों में जमा कर देती हैं जो थोड़ा कमज़ोर एरिया होता है, और इस रूप में ये जॉइंट्स जो होते हैं जहाँ पर कि अधिक गैप मिलता है उसको, तो वहाँ पर ये जमा हो जाती हैं, जमा कर दी जाती हैं। और जैसे ही उस जगह ये मल एकत्रित जमा हो जाते हैं तो वहाँ के कार्य में बाधा हो जाएगा, उनका जगह ये छेक लेगा। वहाँ पर जैसे दो जॉइंट्स के बीच कुछ फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड में ये जमा हो जाएंगे, उस हड्डी पर जा कर के जमा हो जाएंगे। फलस्वरूप ये दर्द पैदा करने लगता है। इसके स्वाभाविक कार्य में अवरोध पैदा करता है और ये दर्द का कारण बनता है। तो साथियों, हमारा भोजन मुख्य रूप से रोग पैदा करने में ये कारक होता है। जब तक भोजन और रोग के कारण को न समझा जाएगा तब तक रोग से निजात पाना मुश्किल है। तो साथियों, अब बात आती है कि जब शरीर में मल पैदा होता है भोजन से, तो उसे बाहर क्यों नहीं कर पाते? हमारे जो निष्कासन करने वाले अंग हैं उसे बाहर करने में अक्षम क्यों हो जाते हैं? साथियों, हो सकता है आप ज़रूरत से ज़्यादा भोजन कर लें तो फिर मल भी उसी रूप में तैयार होंगे, और जब मल उस तरह से तैयार होंगे तो शरीर उसे स्वाभाविक रूप से बाहर नहीं निकाल सकता। तो हमें भोजन की मात्रा, उसकी गुणात्मकता, उसका समय, इन सब का भी हमें ख्याल करना होता है, तभी इसके सही परिणाम हमारे शरीर पर होते हैं और हम सिर्फ गठिया ही नहीं, हर एक प्रकार के रोगों से बचते हैं। इसलिए भोजन की बड़ी ही प्रधानता है रोगों की दृष्टि से कि हम भोजन क्या ले रहे हैं। तो आइए दोस्तों, ये था गठिया का कारण। इसमें एक आध कारण हम कह सकते हैं, जैसे कोई मोटापा, क्योंकि जॉइंट्स जो हैं, जैसे कि पाँव के जॉइंट्स हैं, घुटने हैं, ये एक एक्सेसरीज की भांति हैं। इसकी क्षमता निश्चित है कि कितना वज़न ये लेगा, और अगर हमारा शरीर का वज़न बढ़ जाए तो उस वज़न को लगातार ढोते रहने में वो अक्षम होने लगता है और उसके कारण दर्द पैदा होने लगता है, मसल वहाँ टूटने लगते हैं। इन कारणों से भी ये दर्द पैदा होता है। तो वज़न के कारणों से अगर दर्द पैदा हो तो फिर वज़न अगर कम कर लें हम तो सहज ही हम गठिया से मुक्त हो जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, ये थे विभिन्न तरह के कारण जो रोग पैदा करते हैं गठिया के। अब इनके निवारण के लिए हम सोचेंगे तो निवारण में हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जो निष्कासन अंग हैं, वो एक्टिव हो जाएं, वो एक्टिवली काम करने लगें, और जो शरीर के भीतर जमी गंदगी है उसे हम शरीर से बाहर निकालें। यानी कि शरीर का शुद्धिकरण, शरीर को शुद्ध कर लेना ही रोगों से बचाव का प्रथम आवश्यक अंग कहलाता है। रोगों से बचने का एकमात्र पहला तरीका जो है वो शरीर का शुद्धिकरण है। शरीर से जमे हुए मल को जब हम बाहर कर लेते हैं तो स्वतः ही रोग ढीले पड़ जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, रोगों के लक्षण कम होने लगते हैं और आप राहत पाने लगेंगे। तो दोस्तों, शरीर के शुद्धिकरण के लिए पहले हम पेट की सफाई के लिए करते हैं, तो मिट्टी की पट्टी डालते हैं पेट पे। फिर एनिमा के प्रयोग द्वारा, एनिमा एक प्रकार से हमारी बड़ी आंतों में बाहर से जल पहुंचाकर
उस जल के द्वारा भीतर जमे हुए मल को, बड़ी आंतों में जमे हुए मल को निकाल बाहर किया जाता है। बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है और आसान है। लोग इससे घबराते हैं कि ये कैसे लेंगे, ये दिक्कत है, अब इसकी आदत लग जाएगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये बहुत ही आसान है, सरल है और सहज है। आप एक बार जब ऐसा कर लेंगे तो फिर इसके लाभों को देखकर आप इसके कायल हो जाएंगे, क्योंकि ये अपने आप में आपके शरीर को शुद्ध करने का सबसे बड़ा बेहतरीन तरीका है। तो दोस्तों, ये एनिमा का प्रयोग पेट पर मिट्टी की पट्टी लेने के साथ, और अब जो दर्द है, हमारा जो त्वचा है, इसे भी हम एक्टिव करेंगे। त्वचा को एक्टिव करने का तरीका है कि इससे पसीना का बाहर निकलना। बहुत लोगों का पसीना नहीं निकलता है, तो पसीना को बाहर करने के लिए हम धूप स्नान का सहारा ले सकते हैं। सनबाथ के लिए हम शरीर को खोल करके धूप में चले जाएं। 15 से 30 मिनट सर पे भींगी तौलिया को रख लें, तौलिया को भिंगा करके सर को लपेट लें, ठंडा रखें और पूरे शरीर को धूप में रख दें। तो 15 से 20 मिनट में आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा। और पसीना जिनको नहीं निकल रहा होगा, हो सकता है एक दिन में नहीं निकले, दूसरे दिन, तीसरे दिन उन्हें पसीना आना शुरू हो जाएगा। परिणाम स्वरूप उनका स्किन एक्टिव हो जाएगा। स्किन के द्वारा जो गंदगियां शरीर में जमी हुई हैं, वो सारी बाहर आने लगती हैं, और गंदगी का बाहर आना ही रोगों का कम हो जाना होता है। अब अगर धूप ना निकला हो, सप्ताह में 3 दिन 4 दिन अधिक से अधिक हम धूप स्नान लेंगे, और आधे घंटे से अधिक इसकी ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, अगर धूप ना निकला हो तो बाल्टी में, बड़े बाल्टी में गर्म पानी करके डाल दें और अपने पाँव को उसमें डाल के बैठ जाएं। सर पे ठंडे टॉवेल को लपेट लें, इससे भी आपके शरीर में पसीना आने लगेगा। ये संभव ना हो तो फिर हम लोग इसमें एक चिकित्सा के तौर पर भाप नहान कहते हैं, वेपर बाथ देते हैं। भाप के द्वारा शरीर का नहलाना किया जाता है। नहलाने की प्रक्रिया होती है, परिणाम स्वरूप पूरे शरीर से स्वेदन की क्रिया होने लगती है, पसीना निकलने लगता है, और ये ऋतु के अनुसार कम अधिक समय में लगता है। इसे गर्मी के समय में 10 मिनट बहुत हो गया भाप स्नान के लिए। जाड़े के समय में आप आधे घंटे तक रहेंगे। बड़ा ही प्रीतिकर भी लगता है और फ़ायदेमंद भी है। तो इसके द्वारा हम स्किन को या त्वचा को हम एक्टिव करते हैं, जो कि शरीर से गंदगी को बाहर निकालने लगती है। हमारे शरीर से गंदगी का बाहर निकलना, तो जमी हुई गंदगी को बाहर निकलना, और नित्य जो मल नया बन रहा है उसे तो बाहर निकालना ही निकालना है। इसके लिए हमारे डाइट में हमें परिवर्तन करना है। फल और सब्जियों का अधिकतर प्रयोग करना है। फलों में खास करके मुख्य रूप से जो कहा जाए कि संतरा है, मौसम्मी है, खट्टे फल जो हैं, संतरा है, मौसम्मी है, अनानास है, इसका आधिक्य होना चाहिए। और सवेरे सवेरे ऐसे ही फलों का सेवन हमें करना है। आप अपने भोजन में विटामिन सी के लिए सवेरे सवेरे एक नींबू निचोड़ करके सुसुम जल में ज़रूर पिएं। इसका लाभ आपको निश्चित रूप से मिलेगा। और गठिया में खास करके कई लोग तो नींबू जल पीने से ही गठिया में उनको लाभ मिल जाता है। दोस्तों, गठिया इसे एक और इस रूप में कहा जाता है, जैसे ही मल वहाँ जमा होता है तो मल जमा होने के कारण इन्फ्लेमेशन होता है। कभी कभी वहाँ घाव हो जाता है। इन्फ्लेमेशन का अर्थ है घाव हो जाना। जैसे बाहर में घाव होता है, वैसे ही उस जोड़ों पर घाव हो जाता है। तो जिस प्रकार घाव को ठीक करने के लिए हम काम करते हैं, तो वैसे ही घाव कहीं कट लग जाए तो हम तो अभी लगा लेते हैं कोई लोशन या कोई मलहम आदि लगा लेते हैं कहीं कट लग जाए तो। लेकिन दोस्तों, अगर उसी कट पर आप प्रयोग करके देख सकते हैं, उसी कट पर किसी भी हरे पत्ती की सब्जियां हो या हरे पत्ती हों, उसका रस अगर लगा दिया जाए तो आश्चर्य
आश्चर्यजनक ढंग से आप देखेंगे कि 24 घंटे में वो कट भी कहीं ख़त्म हो गया, वो ठीक तो हो ही गया, उसका निशान भी मिट जाता है। तो अब हमें क्या करना है, अगर इन्फ्लेमेशन के कारण घुटनों में दर्द हो रहा है, भीतर घाव है, तो हम अपने भोजन में जो है, डाइट में जो है, सुबह सुबह ग्रीन जूस का इस्तेमाल करेंगे। ग्रीन जूस हो गया ग्रीन लीव्स, यानी कि जैसे पालक की पत्तियां हैं, मूली की पत्तियां हैं, धनिया की पत्तियां हैं, आप पुदीना की पत्तियां हैं, पान के पत्ते हैं, इन सब पत्तों को मिला करके इनका जूस बना लें और इनका जूस पिएं। तेज़ी से ये आपको आराम देगा। और हम उस जहाँ पे दर्द है, जैसे ठेहुने पे दर्द है, तो उस पर हम सेक लगाएंगे। गरम अगर सेक दें तो एक हमारे बॉडी के टोटल इम्यूनिटी का ध्यान उस गर्म जगह पे जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे कहीं सायरन बजता है तो सिक्योरिटी गार्ड उस सायरन की तरफ दौड़ता है कि इधर से सायरन आ रहा है, वहाँ जाएं। उसी प्रकार उसी सायरन की तरह ये गठिया में जब हम वहाँ सेकते हैं, गर्मी पैदा करते हैं, तो गर्मी पैदा होने के कारण हमारे इम्यूनिटी का पूरा ध्यान वहीं चला जाता है कि यहाँ गड़बड़ है, और इम्यूनिटी वहाँ पर फिर उसे ठीक करने में लग जाती है। तो आइए दोस्तों, ये थे आज के विषय आर्थराइटिस पर चर्चा। अब अगले सप्ताह हम लोग पुनः किसी नए टॉपिक को लेके मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए आप योग आरोग्य केंद्र राजहाता में संपर्क कर सकते हैं, जहां डॉक्टर बीके मिश्रा जी आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे सकते हैं। अगर आप प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जानना चाहते हैं तो आप राजहाता स्थित बीके झा से जान सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले रविवार हम एक और नए विषय के साथ जुड़ेंगे और योगाचार्य डॉक्टर बीके मिश्रा और प्राकृतिक चिकित्सा के जाने माने विशेषज्ञ बीके झा जी हमें विस्तृत जानकारी देंगे। नमस्कार।